है। लोग फोन की लाइट जलाकर प्रधानमंत्री की ओर एक तरीके से अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, और प्रधानमंत्री भी कार के अंदर हैं या कार के बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बहुत अपने आप में अहम तस्वीरें हो जाती है तब जबकि गुजरात में इस वक्त चुनाव चल रहा है। कल हमने देखा कि पहले दौर की 89 विधानसभा सीटों का के लिए मतदान हो गया है और आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया। ये शोर सुनिए, ये लोगों का उत्साह सुनिए, ये साफ तौर से इंगित करता है कि क्या एक जोश है और यही जोश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, संपर्क में बने रहना। फूलों की बौछार है, फूलों की वर्षा हो रही है। लोग फूल लेकर प्रधानमंत्री के इस्तकबाल में पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत में पहुंचे हुए हैं। ये लंबा काफिला और ये लगातार कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है, साफ तौर पर दिखाता है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए ये तस्वीरें जहां पे लोग घरों के छत पे खड़े हुए हैं या बालकनी में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए, तो निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री का एक जननेता के तौर पर जो उनकी स्वीकारता है, गुजरात की जनता के प्रति उनके द्वारा किए गए काम है। लगभग 13-14 साल एक मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में उन्होंने काम किया। उसके बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर जब से 7-8 साल से वो लगातार दिल्ली में है, उसके बावजूद भी गुजरात से संपर्क उनका कम नहीं हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे हो। और ये एक एम्बुलेंस गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है जो प्रधानमंत्री के काफिले के बगल से गुजरी। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एम्बुलेंस गुजरती है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री का काफिला सामने से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता देता है, ये दिखाता है। और कल भी हमने तस्वीरों में देखा था प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे से एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया था और उसके बाद में वो एम्बुलेंस वहां से निकली थी। आज भी हमने इस प्रकार की तस्वीरों को देखा। ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो इन व्यवस्थाओं को करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्देश है इस बात को लेकर कि किसी भी एम्बुलेंस या इस प्रकार की आकस्मिक कोई वाहन है उसको रास्ता पहले दिया जाए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है आगे जाने के लिए, मेरे काफिले की वजह से उसका रास्ता ना रुकने पाए, ये निर्देशित कहीं ना कहीं साफ तौर से प्रधानमंत्री की ओर से। और शायद इसीलिए जो उनकी सुरक्षा में तमाम लोग लगे रहते हैं वो इन बातों का ध्यान भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं। और ये युवाओं की तस्वीरें देखिए, ये बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखिए, ये दिखाने और बताने के लिए काफ़ी है कैसे प्रधानमंत्री का उत्साह लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। लोग हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, फोन से एक फोटो खींच लेने की एक तरीके से उनकी कोशिश लगातार दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अभिवादन लगातार वो भी कर रहे हैं अपना हाथ हिलाकर। लोगों की मौजूदगी सड़कों पर, घरों पर, छत पर, बालकनी पर, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे बीते लगभग 20 साल से ज़्यादा वक्त में एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्होंने गुजरात और देश के लिए काम किया है, उसकी स्वीकारता लोगों के प्रेम और स्नेह के तरीके से इस तरह से दिखाई पड़ती, साफ तौर से दिखाई देती है। और ये कितना एक नज़ारा रात का 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त होने जा रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने सड़कों के बाहर मौजूद हैं, घरों में मौजूद हैं, छतों पे मौजूद हैं और उनकी ये मौजूदगी प्रधानमंत्री के प्रति एक जो जननेता का एक जो छवि है उसको एक बार फिर से पुख्ता करती है। राजनीतिक पंडितों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनको भी इस बात को लिखने समझने में अपने आप में एक नई प्रकार की परिभाषाएं गढ़ने का एक मौका मिलता है, तब जबकि वो लिखते हैं कि जननेता की स्वीकारता कैसे बढ़ती है। गुजरात से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बनना और आज के समय में एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी स्वीकारता, हमने देखा है किस प्रकार से दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के जो नेता है वो भी प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली, उनके काम करने के तरीके की लगातार प्रशंसा करते हैं। और ये मोदी मोदी के नारे ये सुनाई पड़ रहे हैं ये बैकग्राउंड में, क्योंकि ये शोर है, ये शोर भी है, इसके साथ स्नेह भी है, इन नारों के साथ में वो जुड़ाव भी है, भावनात्मक लगाव भी है। ये दर्शाने और बताने के लिए काफ़ी है कि गुजरात का बेटा जब गुजरात की सेवा करते हुए देश की सेवा करता है तो फिर वापस अपने लोगों के बीच में आता है तो वो प्यार स्नेह उड़ेलने के लिए तैयार नजर आते हैं। हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, दूसरे हाथ में मोबाइल है, जहाँ प्रेम और उल्लास दिखाई पड़ रहा है तो एक तस्वीर को कैद कर लेने की झलक भी है। और प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बयां करती है। कल भी 50 किलोमीटर से लंबा एक रोड शो, मेगा रोड शो कहा जाए, जो कि आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनाव के समय में इतना लंबा रोड शो देखने को नहीं मिला। आज भी प्रधानमंत्री का ये दूसरा रोड शो कह सकते हैं, कम से कम रैली के बाद वापस जाते हुए, और अब से कुछ देर पहले उन्होंने अहमदाबाद में रैली की है।
और सुरक्षा के तमाम कारण होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन सुरक्षा तो ठीक है, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल कहीं नहीं करते वो, क्योंकि प्रधान सेवक के तौर पर खुद को मानते हैं। हमेशा उन्होंने एक प्रधान सेवक के तौर पर जनता के बीच में अपने आप को स्थापित किया है और इसीलिए वो कभी भी असहज महसूस नहीं करते हैं जनता के बीच जाने के लिए, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए, जनता से संपर्क करने के लिए। और लोगों को भी ये लगता है कि हमारे ही बीच से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो आज देश के प्रधानमंत्री है, लोगों का अपना अक्स नजर आता है, लोगों को वो व्यक्ति नजर आता है जिसने जीवन के तमाम संघर्षों के बीच भी एक ऐसी कहानी लिखी है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विकास की वो एक नई लकीर खींची है जिसने आज भारत को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और विश्व गुरु बनने की जो तमाम बातें की जाती हैं उसको भी। और ये आतिशबाजी आज एक बार फिर से, कल भी मेगा रोड शो में हमने देखा था आतिशबाजी का नज़ारा और आज भी हम देख सकते हैं कि पीछे आतिशबाजी का नज़ारा भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। दीपावली जैसा माहौल, जश्न का माहौल, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आकर्षण, उत्साह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी अपने आप में ये जोश को या आम लोगों के द्वारा अपने इस भाव को प्रकट करने की एक तरीका है, जहां पे आतिशबाजी भी नज़र आती है, लोगों का उल्लास भी नज़र आता है, लोगों का स्नेह भी नज़र आता है। और ये विहंगम दृश्य कहीं ना कहीं अहमदाबाद की सड़कों पर, जहां पे हजारों लोगों का हुजूम सड़क के दोनों ओर मौजूद है, प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, तब जबकि 5 तारीख को गुजरात के विधानसभा चुनाव की 93 विधानसभा सीटों के लिए वोट होना है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो टोटल 21 विधानसभाएं यहाँ पर आती हैं और ऐसे में कल प्रधानमंत्री ने जो मेगा रोड शो किया था, ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया गया है और ये एम्बुलेंस निकल के जाती हुई, निश्चित तौर से भले ही राजनीतिक व्यस्तताएं हो, प्रधानमंत्री का सुरक्षा का ध्यान रखना हो, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना हो, लेकिन एम्बुलेंस को जगह देना, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है, क्योंकि ये निर्देश खुद प्रधानमंत्री की ओर से है। वो जो वीआईपी कल्चर था वो खुद प्रधानमंत्री ने खत्म किया। हम जानते हैं कि एक समय था हिंदुस्तान में जब हर एक दूसरी गाड़ी पे कई बार नीली या लाल बत्ती नजर आती थी, आज के समय में वो वीआईपी कल्चर नहीं है और प्रधानमंत्री इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि उनके काफिले की वजह से किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जो मजबूरी में है, अगर कोई एम्बुलेंस है जिसको पहले जाने की ज़रूरत है, उसको जाने दिया जाए। ये प्रधानमंत्री के ही निर्देश है, जिसकी वजह से कभी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है तो एम्बुलेंस को पहले जगह मिलती है। और वही एक बार हमने फिर से तस्वीरों में देखा, कल भी हमने तस्वीरों में देखा था। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो इस वक्त लगातार गुजरात के चुनाव पर बिल्कुल बारीक नजर रखे हुए हैं। पहले चरण के चुनाव में भी वो लगातार इस बात की देख रहे थे किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न रहा है। कल के मेगा रोड शो में भी शैलेंद्र ने लगातार कवरेज की थी और एक बार फिर से शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, लगातार वो दूसरा दिन जब हम देख रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार, 3 रैलियां कल, 4 रैलियां आज, कल का मेगा रोड शो और आज का दूसरा मेगा रोड शो हम देखते हुए नजर आ रहे हैं और वही उत्साह अहमदाबाद की जनता में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद, आतिशबाजी का नजारा। शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभवतः शैलेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, लेकिन निश्चित तौर से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, आतिशबाजी के नज़ारे बहुत कुछ बयां करते हैं, लोगों का हुजूम, ये संख्या, जनसैलाब सड़कों पर उमड़ता प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, वो बहुत कुछ बयां करता है। और प्रधानमंत्री के इस काफिले के आगे जाते समय जिस वक्त एम्बुलेंस को वहां से निकलने की जगह दी गई, ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि उनके ही निर्देश हैं कि ऐसी किसी भी वाहन को पहले जगह दी जाए जिसको पहले निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी की जान को खतरा ना होने पाए, भले ही कोई स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो। और शायद इसीलिए कल भी हमने वो तस्वीरें देखी और आज भी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, किस तरीके से आज का एक बार फिर से मेगा रोड शो और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी? निश्चित तौर पर देख रहे हैं आज वही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद की सड़कों पर आज वही उमंग देखने को मिल रही है, जब हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह से भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिला था और सड़कों पर एक समुद्र सा उमड़ा था, आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में लोग नारे लगा रहे हैं। और कल प्रधानमंत्री के काफिले ने जैसे ही ये जाना कि एक एम्बुलेंस गुजर रही है तो उसको रास्ता दिया गया था। और आज भी हम देख रहे हैं
कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा दिशा निर्देश रहता है कि अगर कोई जरूरतमंद इस तरह से उसे आगे जाना है, कोई एम्बुलेंस अगर काफिले में आग के बीच में इंतजार करती नजर आती है तो तुरंत रास्ता दिया जाए, और वही होता हुआ हम देख रहे हैं। मानवीय पहलू जो प्रधानमंत्री का कई बार नजर आता है, हम देखते हैं, तो इस रोड शो में हम वो भी होता हुआ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग मुखातिब होना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, नजदीक से उन्हें देखना चाहते हैं, मोबाइल कैमरों में तस्वीरें कैद करना चाहते हैं। और जनसभा में आने से पहले जिस तरह से सड़कों के दोनों तरफ एक हुजूम उमड़ा था, अब हम देख रहे हैं कि वही हुजूम, वही उत्साह, वही उमंग यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद की सड़कों पर देखने को मिल रहा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय राजनीति इतिहास में एक नई कहानी, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जब गुजरात की धरती पर आता है तब किस तरह से गुजरात की जनता, अहमदाबाद की जनता जुड़ाव महसूस करती है और सड़कों पर आकर अभिवादन करती है। ये तस्वीरें बताती हैं आर्यन किस तरह से बीते 27 वर्षों में गुजरात में विकास की एक कहानी लिखी गई है, जिससे गुजरात के हर वर्ग को फायदा हुआ है। गुजरात के युवाओं को नए सपने देखने का मौका मिला है, गुजरात के बुजुर्गों को एक सुरक्षित जिंदगी जीने का मौका मिला है, और साथ ही साथ हर वर्ग की चिंता की गई है, न केवल मध्यम वर्ग की बल्कि समाज के पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में करते रहे। और खासतौर पर आज हमने देखा जब उन्होंने इस बात की जिक्र किया कि किस तरह से गरीब महिलाओं को उनको अब धुआं नहीं झेलना पड़ता, कनेक्शन दिए गए हैं। जी आर्यन। शैलेंद्र, हमने देखा कि आज की अंतिम रैली से पहले जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने की, उससे पहले जो उनका रोड शो था उसमें वो माता भद्रकाली के मंदिर में पहुंच के जहां पूजा अर्चना करते दिखाई पड़ते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। तो निश्चित तौर से जहां आस्था भी दिखाई पड़ती है तो वहीं ऐसे महापुरुषों के प्रति समर्पण भी दिखाई पड़ता है जिन्होंने देश को रचने बसने और गढ़ने में यहां तक आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आज हमने देखा कि पहली रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, तब उसके बाद वहां पर मंदिर गए थे, और आज जब वो रोड शो करते हुए चुनावी जनसभा के लिए आ रहे थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर गए थे। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के देश में जहां जहां पर कार्यक्रम लगते हैं, प्रधानमंत्री नियमित तौर पर अपने आस्था को एक तरह से हम देखते हैं कि वो मंदिर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, वो उनके एक नियमित एक तरह से कहे कार्यक्रमों का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि हमने कल देखा कि जब देश का सबसे बड़ा रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर देखने को मिल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की थी, माल्यार्पण किया था। और ये दिखाता है कि देश के महापुरुषों को किस तरह से सम्मान दिया जाना है, देश के महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता हमें प्रदर्शित करनी है, जिससे कि एक संदेश जाए कि इन महापुरुषों का योगदान है कि आज भारत इस स्थिति में खड़ा है, आज भारत उस पायदान पर खड़ा है जहां हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विशाल लोकतंत्र को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में उन भूले पिछले नायकों को भी याद किया जा रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको बहुत इतिहास में उचित सम्मान नहीं दिया गया, उचित दर्जा नहीं दिया गया, और उनको देश और दुनिया बेहतर तरीके से जान सके, उसका भी अभियान चलाया गया है। आर्य, शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो कई बार हमने देखा था, कई पहले समय में जो चुनाव होते थे वो जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे कई बार हमने देखा है सीधी विभाजनकारी रेखाएं खिंचती दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब मौजूदा समय में देखें तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो में ही हर जाति धर्म संप्रदाय के खड़े हुए लोग, वेशभूषा के साथ पहुंचे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। क्या जो विकास के माध्यम से योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है वो जात धर्म संप्रदाय से इतर हर एक तक पहुंचती हैं जो जरूरतमंद है? क्या ये एक बड़ी वजह है कि जहां पे हर एक तबके तक प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता उनके काम के आधार पर दिखाई पड़ रही है? निश्चित तौर पर आनंद, आंकड़ों पर नजर डालें तो देखें जो सभी को आवास देने की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका फायदा किसे मिल रहा है। जो समाज के पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति से आता है, अनुसूचित जाति से आता है, गरीब वर्ग से आता है, अल्पसंख्यक से आता है, उससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। इसी तरह से जो बैंकों के खाते खोले गए, आप देखिए 44 करोड़ जो खाते खोले गए उसमें महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी है। हम जानते हैं कि बैंकों में करोड़ों महिलाओं के खाते नहीं थे, आज खाते खुले हैं। तो निश्चित तौर पर
गुजरात के विकास ने और देश के विकास ने विकासवाद का एक नया मॉडल सामने रखा है, जिसमें अब चुनाव विकासवाद के नाम पर लड़ा जाता है और बीजेपी उस विकास की धारा को आगे ले जाने की बात करते हुए जनता से वोट मांगती है। और दूसरी बात है कि जब गुजरात आते हैं तो हम देखते हैं गुजरात की अस्मिता, गुजरात के गौरव की भी बात होती है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के साथ साथ गुजरात के गौरव और गुजरात की अस्मिता को जोड़ते हुए जनता के बीच जाती है। और तब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गौरव के प्रतीक हैं, गुजरात के बेटे हैं। लिहाजा यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा विवादित बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से प्रधानमंत्री के खिलाफ आता है, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। चुनाव में भी हमने बीते चुनाव में देखा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होती है कि किस तरह से जब मुद्दों पर मुकाबला विपक्षी दल नहीं कर पाते, उनके पास कोई नैरेटिव वो सेट करने में कामयाब नहीं होते, तब व्यक्तिगत टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सहारा लेते हैं। तो इसको लेकर हम कई बार वाद विवाद भी देखते हैं, चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी देखते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गुजरात का चुनाव दरअसल एक रेखांकित करता है कि कैसे जनता की समस्याओं को हल करके जनता को ये बताया जा सकता है कि उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा रहा है और चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की जा सकती है। गुजरात उसका उदाहरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी जनता का साथ उसी तरह से मिलेगा। बिल्कुल, परंपरागत वेशभूषा में भी लोग पहुंचे हुए हैं, ढोल ताशे के साथ में प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक को पाने के लिए। एक अपने आप में एक बड़े इवेंट के तौर पर दिखाई पड़ता है जब लोगों का हुजूम आता है और सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती है। ये इस बात का भी इशारा करती है कि 27 साल से गुजरात में सेवा ही शासन के तौर पर जो काम किया गया है, जनता उस पर लगातार अपना समर्थन दिखा रही है। क्या इस बार भी वो समर्थन दिखाई पड़ता रहेगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शैलेंद्र, हमने सुना है कि प्रधानमंत्री जब रैलियों में बोलते हैं तो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है, यानी कि जो काम 27 साल में सेवा ही शासन के तौर पर किया गया उस पर जनता फिर से मोहर लगाएगी। और ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, ये जो जन समुदाय का उमड़ा हुआ प्रेम और स्नेह है, ये उसी ओर इशारा करता दिखाई पड़ता है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकार बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि जब प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं में जनता से संवाद करते हैं और जिस तरह से समर्थन मिलता है, हाथ उठाकर जनता समर्थन देती है। जब प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर जनता की राय जानना चाहते हैं और इस तरह के रोड शो में जब हर आयु वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग दिखाई देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि गुजरात की विकास यात्रा में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने सफल साबित हुए हैं। और उसका एक फायदा हम देखते हैं कि चुनाव दर चुनाव गुजरात में मिलता हुआ दिखाई देता है। और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करते हैं रैलियों में कि देखिए आज का जो गुजरात है वो उसमें कितनी समस्याओं को हल किया गया है। आज के गुजरात में पीने के पानी के लिए महिलाओं को भटकना नहीं पड़ता, दूर 5 घंटे खराब नहीं करने पड़ते। आज के गुजरात में घरों में नल के जरिए पानी आता है। आज के गुजरात में खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात उत्तर भारत के उन राज्यों जैसा नहीं है जहां पानी की आसान उपलब्धता थी। यहाँ नर्मदा का पानी सैकड़ों किलोमीटर पाइप के जरिए, नहरों के जरिए घरों घरों तक और खेतों तक पहुंचाया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और जिसको हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्य उस मॉडल को लागू करने की कोशिश करते हैं, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का गुजरात जो दिखाता है कि कैसे आर्थिक बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं और कैसे पारदर्शी शासन दिया जा सकता है, जिससे कि आम आदमी को, जो आम नागरिक है, उसको कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम फायदा मिल सके। तो निश्चित तौर पर गुजरात उसमें एक बेहतर उदाहरण के तौर पर सामने आता है। और यही वजह है प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कहते हैं कि अब वो दिन नहीं है जब 1 रुपया चलता था और सिर्फ 10 पैसा पहुंचता था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते थे अब 1 रुपया चलता है तो पूरा का पूरा रुपया सीधा गरीब के खातों में पहुंचता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर आप अन्य सब्सिडी हो। और इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊंची कीमतें होती हैं, अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें तो उसका बोझ भी किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाता, इस बात की भी चिंता की जाती है। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों के सहारे बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में फिर से वापसी करे गुजरात में, और ये तस्वीरें कम से कम बीजेपी को सकून दे रही हैं। शैलेंद्र, अगर अहमदाबाद की, क्योंकि अहमदाबाद सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है गुजरात का, और अगर 2 दशक पहले की बात की जाए तो रात में इस वक्त सड़क पे इस प्रकार की भीड़ की उम्मीद करना भी संभव नहीं था, क्योंकि वो एक दौर था उन दशकों में जब गुजरात
अपने दंगों के लिए जाना जाता था, कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, शांति स्थापना नहीं थी, महिलाओं के लिए असुरक्षित एक तरीके से स्थितियां हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन कैसे इन बीते वर्षों में यहाँ पे शांति स्थापित हुई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और शहरी आबादी अपने आप में यहाँ पे अगर मौजूद है तो ये दिखाता है कि शहर के लोग, इनके बारे में सामान्य तौर पे कई बार ये भी कहते हैं कि वोटिंग के लिए ज़्यादा नहीं निकलते, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर प्रधानमंत्री के लिए मौजूद है, तो निश्चित तौर से ये उस बदलते नए भारत की तस्वीर को भी बयां करता है, जहां पर शहर पूरी रात जागने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं और लोगों का एक प्रेम स्नेह भी कहीं ना कहीं अपने जननेता के लिए दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है। अरे निश्चित तौर पर हम आप सब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वहीं पर विकास आगे बढ़ता है जहां पर बढ़िया सड़कें होती है, चमचमाती सड़कें होती है, लेकिन उसमें एक अनिवार्य शर्त होती है कि जहां पर शांति होती है, जहां पर सद्भावना होती है, जहां पर लोग आपस में मिलकर रहते हैं, वहीं पर वो विकास तेजी से आगे बढ़ता है। और गुजरात में हम बीते 2 दशकों में होता हुआ देख रहे हैं, जब कोई बड़ा फसाद, कोई बड़ा झगड़ा ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई कर्फ्यू लगाना पड़ा हो, और ऐसे राज्य में जहां कर्फ्यू का दंश झेलना पड़ता था, दुकानें बंद करनी पड़ती थी, कामकाज प्रभावित होता था, बीते 2 दशकों में जिस तरह से लोगों को शांति मिली है, जिस तरह से लोग अपने कामकाज सुचारू रूप से कर पा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को काम करने का अवसर मिला है, वो दिखाता है अपने आप में कि जब आप 2 बजे अहमदाबाद, सूरत, राजकोट या किसी छोटे शहर में चले जाइए, जामनगर जैसे बड़े शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छोटा जिला में चले जाइए गुजरात में, वहां पर आपको सपरिवार लोग टहलते नजर आएंगे, खाना खाने के लिए निकले हुए सड़क पर नजर आएंगे। और ये दिखाता है कि गुजरात में सुरक्षा को लेकर कितना बेहतर माहौल है, जहां शायद अब किसी को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके परिवार के सदस्य रात को बाहर खाना खाने गए हैं या टहलने गए हैं, तो उनको लेकर कोई चिंता करने की जरूरत है। और यही ये गुजरात है जो पिछले 2 दशकों में बहुत मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़ के बनाया गया है, जिसमें सुरक्षित माहौल है, जिसमें चमचमाती हुई सड़कें हैं, जिसमें फ्लाईओवर है, जिसमें नए नए उद्योग धंधे हैं, जिसमें गरीबों की चिंता है और युवाओं के लिए अवसर है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसीलिए स्वस्थ नजर आती है, इसीलिए भरोसा जताती है कि लगातार ये तस्वीरें जो है इसमें हम महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार विकास की योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, लोगों की, महिलाओं की आंखों से आंसू ना आ सके इसलिए उज्ज्वला योजना ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, लकड़ी ना जलाना पड़े, चूल्हा उपलब्ध कराने की बात की गई है, घर में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल की बात की गई। क्या ये एक बड़ी पहल जो प्रधानमंत्री ने की है, खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से भी शायद ये भी एक बड़ी वजह है, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग जब उमड़ते हैं तो महिलाओं की एक बड़ी संख्या दिखाई पड़ती है और वो तस्वीरें आज भी हम देख पा रहे हैं। अरे निश्चित तौर पर एक सुरक्षित माहौल दिया गया है और महिलाओं के जो दुश्वारियां थी, जो चिंताएं थी, उनको दूर किया गया है, जैसे कि चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े, गैस कनेक्शन अब हमने देखा है कि सभी घरों तक पहुंचा है। इसके साथ ही साथ उससे आगे जाकर लड़कियों को किस तरह से प्रोत्साहित करना है पढ़ाई लिखाई के लिए, कैसे रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, कैसे आदिवासी बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें नए नए जो अवसर पैदा हो रहे हैं नई अर्थव्यवस्था में, उसके योग्य बनाकर रोजगार परक कोर्स के जरिए उनको रोजगार मिल सके, इसकी चिंता करनी है। स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्रामीण महिलाओं को की आय बढ़ाने की चिंता हम देखते हैं कि वो गुजरात सरकार में की गई है, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं उस तरफ अग्रसर है। तो न केवल इस बात की चिंता की गई है कि धुओं का सामना न करना पड़े खाना बनाने में, बल्कि वो आत्मनिर्भर बन सके, वो अपने एक तरह से कमाई में घर में योगदान कर सके, उसकी भी चिंता की गई। और हम आज देखते हैं कि अगर आप महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट के मामले में देखें, रोजगार के मामले में देखें, तो एक बड़ा हिस्सा है, कह सकते हैं कि गुजरात में उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। केवड़िया आप जाइए, तमाम छात्राएं जो अब रोजगार परक कोर्स करके जो आदिवासी परिवारों से आती है, वो आपको पिंक ऑटो चलाती नजर आएंगी, आप हाउस कीपिंग में काम करती नजर आएंगी, जो शायद अपने घरों से निकलती भी नहीं थी, अब पढ़ लिख कर अपने एक तरह से कहें परिवार के आय को बढ़ाने में लगी हुई है और अपनी जो है एक तरह से विकास की यात्रा पर आगे बढ़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर गुजरात में आप ये नहीं कहेंगे कि गैस कनेक्शन ही दिया गया है, बल्कि इस बात की भी चिंता की गई है कि स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो, इसके साथ ही साथ पशुपालन की तमाम योजनाओं के जरिए जिसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उसको सशक्त बनाने का काम भी किया गया। तो यही वजह है कि जो आप सड़कों पर देखते हैं
तो न केवल पुरुष बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं अभिवादन करते नजर आती है, स्वागत करती नजर आती है। और समय चाहे जो हो, चूंकि गुजरात में सुरक्षा को लेकर चिंता की जरूरत नहीं। और शैलेंद्र, अगर हम आज की प्रधानमंत्री की रैलियों का जिक्र करें तो आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि कल के पहले चरण के चुनाव के समय ही कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के माध्यम से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया गया। ये दर्शाता है कि कैसे विपक्षियों ने, खासकर से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने इस बात का हमला किया कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, अभी से ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कल भी एक आम आदमी पार्टी के नेता ने इस बात का जिक्र किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब ये जिक्र कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर रोना शुरू कर दिए हैं। इससे दर्शाता है कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो किस तरफ जा रहा है और ये इशारा काफी है दरअसल कि कांग्रेस तब भी समझ रही है कि जनता का उसको साथ नहीं मिलने वाला। तो निश्चित तौर पर हम चुनाव दर चुनाव में देखते हैं कि कई राजनीतिक दलों को जब ये लगता है कि वो शायद सत्ता में आने नहीं जा रहे हैं या सत्ता उनके हाथ से एक तरह से दूर है, तो ऐसे में वो ईवीएम का बहाना बनाते हैं। उसमें उनकी राजनीतिक एक रणनीति हो सकती है, कई बार अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना होता है। तो निश्चित तौर पर उस ओर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि ईवीएम का रोना कांग्रेस के नेताओं ने शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये एक भरोसा दिखाता है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो गुजरात में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इतने धुआंधार प्रचार कल और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी जनसभाओं के जरिए, ऐतिहासिक रोड शो के जरिए, और आज भी हम देख रहे हैं कि हम अहमदाबाद की सड़कों पर जनता का सैलाब उमड़ता हुआ। और निश्चित तौर पर अहमदाबाद और उसके आसपास जो मध्य गुजरात का इलाका है, वहां पर 16 और उसके आसपास की अगर विधानसभा मिला लें तो 23 विधानसभा आती है, जिसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण विधानसभा है। खुद मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ी दूर चले जाएं 60 किलोमीटर दूर तो वीरमगाम है जहाँ से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। मणिनगर है जो हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो सीट की चर्चा में रही है बीते 2 दशकों में। तो निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं। बगल में मेहसाणा है जो बीजेपी का एक बड़ा गढ़ रहा है पिछले 1.5 दशकों से। अगर आप आगे चले जाएं तो पाटन है, उसके बाद बनासकांठा है जहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने परंपरागत प्रतिद्वंदी के तौर पर कभी कांग्रेस जीतती रही है, कभी भाजपा आगे निकलती रही है। तो इस तरह की हम तमाम उन क्षेत्रों को देखते हैं जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है, जिसमें मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के वो सीटें आती हैं जहां पर बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। खास तौर पर उस जगह पर बहुत फोकस किया है जहां पर पिछले चुनाव में तुलनात्मक तौर पर थोड़ा सा बीजेपी को लगता था कि कसर रह गई थी। यही वजह है कि चाहे बनासकांठा हो या पाटन हो, हम देख रहे हैं धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और जनता से कनेक्ट आ रहे थे। शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में फिर से आज हम देख रहे हैं। कल भी हमने प्रधानमंत्री का 50 किलोमीटर से लंबा मेगा रोड शो देखा और आज भी अहमदाबाद की सड़कों पर प्रधानमंत्री का रोड शो और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। रात के लगभग 9 बजने का वक्त हो चुका है और ऐसे में लोगों का होना, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूदगी और किस तरीके से लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, वही तस्वीरें जो कल भी हमने देखी आज भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आतिशबाजी के नज़ारे भी आज हमको फिर से दिखाई पड़े हैं। एम्बुलेंस भी आज जब सड़क से गुजरनी थी तो उसको रास्ता दिया गया, ये संवेदनशीलता भी दिखाता है। लेकिन लगातार जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जनता का जुड़ाव प्रधानमंत्री के साथ में, अपने जन नेता के साथ में, वो जो एक जुड़ाव है वो लगातार बना हुआ है। उसकी तस्वीरें एक तरीके से गवाही करती दिखाई पड़ती हैं। शायद हमने देखा कि अभी तक की रैलियों में और चुनावी बातों और जो बयानबाजी है उसमें प्रधानमंत्री पर तमाम प्रकार के व्यक्तिगत हमले भी देखने को मिले हैं। और अगर बात की जाए तो बीते कई चुनावों में इस प्रकार के व्यक्तिगत हमले विरोधियों के द्वारा होते रहे, लेकिन उसको अलग प्रकार से राजनीतिक लोग परिभाषित भी करते रहे क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट रहे हैं। मौजूदा समय में भी बहुत से व्यक्तिगत हमले, देखिए आरएस, 2007 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या फिर अब 2022 का गुजरात का चुनाव हो और 2 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां खासतौर पर कांग्रेस के पार्टी के नेता करते रहे और उसका हमने देखा है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद इसके शायद मुद्दों की कमी की वजह से या फिर रणनीति न होने की वजह से या कई नेता चर्चा में आने की वजह से, जो भी वजह हो, हमने देखा है कि कई बार मर्यादा जो लक्ष्मण रेखा है वो लांघी गई है और बीजेपी ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और गुजरात की जनता ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि देश की जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और उसका फायदा बीजेपी को मिला है। चाहे मौत का सौदागर
सोनिया गांधी उस वक्त अध्यक्ष थी, 2007 में उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया था, या फिर नीच शब्द का प्रयोग हुआ, या चाय वाला कहा गया, या फिर औकात याद दिलाने की कोशिश हुई इस चुनाव में मधुसूदन मिस्त्री द्वारा, या फिर रावण कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। इसके साथ ही साथ कुछ और बयान है दो दरअसल आपत्तिजनक और बेहद एक तरह से कहें कि इस श्रेणी में आते हैं कि किसी भी राजनेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सभी का होता है और जो प्रधान सेवक है जो जनता की सेवा करते हुए हम देख रहे हैं कि गुजरात और देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इन बयानों से राजनीतिक गर्मी तो बढ़ती है, लेकिन गुजरात की जनता इसे ठीक तरीके से नहीं लेती। हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की इस बार, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो बयान दिया था, उससे पहले मधुसूदन मिस्त्री ने जब बयान दिया था, तो निश्चित तौर पर गुजरात की जनता इस बात से नाराज दिखती है कि आप मुकाबला कीजिए, आप मुद्दों पर कटघरे में खड़ा कीजिए, आप नीतियों पर सवाल उठाइए, आप नए अल्टरनेटिव कैसे दे सकते हैं, आपका अपना मॉडल क्या हो सकता है उस पर बात कीजिए, आप क्या जनता के सामने रखना चाहते हैं, किस विकास के मॉडल को रखना चाहते हैं, कैसे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, उसको सामने रखिए। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां, वो भी आपत्तिजनक टिप्पणियां, ये स्वीकार नहीं है गुजरात की जनता को, देश की जनता को। और हमने देखा है कि पिछले चुनाव में चुनाव दर चुनाव बीजेपी को इसका एक फायदा भी मिला है और जनता का जवाब भी मिला है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों के नेताओं को, जो इस तरह की टिप्पणियां करते रहे। बावजूद इसके इस बार के चुनाव में कई टिप्पणियां हुई है और दो कांग्रेस के बेहद प्रमुख नेताओं द्वारा टिप्पणियां हुई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी छुटभैया नेता ने इस तरह की टिप्पणियां की है। ये दरअसल सवाल उठाता है कि कांग्रेस की सोच आखिर क्या है, वो आखिर कौन सा विकल्प जनता के सामने रखना चाहती है और विकल्पों की बात न करके आखिर वो व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी जोर तोड़ से इस बात को सामने रख रही है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरे दल, उनके पास गुजरात के विकास के मॉडल को लेकर कोई विजन नहीं है। गुजरात में आगे क्या हो सकता है वो उसकी बात नहीं करते, या तो वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, या तो कुछ मुफ्त देने की बात करते हैं। ये नहीं बताते कि कैसे उसका वो पूरा किया जाएगा, कैसे गुजरात की जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा, कैसे गुजरात के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि उसने अपने संकल्प पत्र के जरिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो खाका सामने रखा है गुजरात की जनता को, एक बार फिर से वो लुभाने में कामयाब होगा और गुजरात की जनता का भरोसा बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। क्योंकि एक विजन के तहत, एक मॉडल के तहत हर सेक्टर में किस तरह से विकास किया जा सकता है, कैसे युवाओं, कैसे आदिवासियों और कैसे जो एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, बुजुर्गों की चिंता की जा सकती है, उस पूरे मॉडल के साथ बीजेपी गुजरात में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को भरोसा है एक बार फिर गुजरात की जनता का साथ बीजेपी को मिलेगा। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने आज की रैली में एक बात का और जिक्र किया है। जब उन्होंने धुआंधार आज चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को लेकर, क्योंकि आपने केवड़िया का जिक्र किया था, कितनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा वहां स्थापित की गई है, क्योंकि सरदार पटेल का एक बड़ा योगदान गुजरात के लिए, देश के एकीकरण के लिए रहा है। ऐसे में इसको कोई नकार नहीं सकता। वो कांग्रेस के एक सदस्य के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी हैं, बावजूद उसके जब उनका इतना बड़ा आदमकद, दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा खड़ी की जाती है, कोई भी कांग्रेस नेता वहां पर उनको नमन करने नहीं पहुंचा है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा है, उनको याद करने नहीं पहुंचा है। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज की रैली में किया। ये साफ तौर से दिखाता है, उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जब कांग्रेस के नेता आपके पास आए तो उनसे ये सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों है। देखिए आरएस, निश्चित तौर पर राजनीति का स्तर आप कहां पहुंच गया है, इस पर राजनीतिक दलों के नेताओं को चिंता करनी होगी, विपक्ष के नेताओं को चिंता करनी होगी कि कोई भी अगर स्मारक बनता है, कोई भी अगर मूर्ति लगती है, कोई भी ऐसी जगह जो दुनिया के आकर्षण का केंद्र होती है, उस जगह पर जानबूझ कर न जाना या फिर बिल्कुल उसका जिक्र न करना, क्योंकि वो विरोधी दल के नेता के